हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आई एम सी एस सत्यरंजन स्वाइन। तो चलो आज आपका शुरू करते हैं पार्ट नंबर 7, जहाँ पे हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स चैप्टर को हम खत्म करेंगे। एंड ये छोटा सा चैप्टर है, बट ये भी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से क्वेश्चन आता रहता है आपका, खास करके एमसीक्यू एंड आपका कैपिटल गेन, पीजीपीपी एंड अदर सोर्स का मर्ज होके कॉन्सेप्ट आता है एग्जाम में। तो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन के लिए हम इसको खत्म करेंगे। ठीक है, हम सब कुछ खत्म करेंगे, कोई भी चैप्टर नहीं छूटेगा। तो चलो बिना कोई देरी से शुरू कर देते हैं। आपका इलस्ट्रेशन पहले खत्म करेंगे, उसके बाद जाएंगे क्वेश्चन को। उससे पहले हमारा चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। तो चलो, आपके बेनिफिट के लिए ही आप सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शेयर करिए, लाइक भी करिए। तो उसके बाद चलो हम इलस्ट्रेशन नंबर 1 शुरू करते हैं। तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 यहाँ पे आ गया है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 में चलो पढ़ाई करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1 तो यहाँ पे है, राहुल एक रेसिडेंट इंडियन है। तो यहाँ पे राहुल एक रेसिडेंट इंडियन है, वो होल्डिंग 28% इक्विटी शेयर इन ए कंपनी टू के लोन 5 लाख फ्रॉम द सेम कंपनी। तो यहाँ पे राहुल वो होल्ड किया है 28% इक्विटी शेयर इन ए कंपनी एंड उसी कंपनी से वो लोन लिया है 5 लाख का। उसके बाद ऑन दी डेट ऑफ ग्रांटिंग द लोन द कंपनी हैज अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 4 लाख है। जिस दिन वो ग्रांट किया था कंपनी लोन, उसी दिन कंपनी का अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है कितना है, 4 लाख है। ठीक है, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मींस आपका मेनली जनरल रिजर्व होता है। ठीक है, रिजर्व मेनली होता है। द कंपनी इज एंगेज इन सम मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। तो यहाँ पे कंपनी का मेन काम है मैन्युफैक्चरिंग है, मींस वो प्रोड्यूस करता है प्रोडक्ट। तो चलो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, इज द अमाउंट ऑफ लोन टैक्सेबल एज डिविडेंड इफ द कंपनी इज ए कंपनी इन व्हिच पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड। तो यहाँ पे पूछा है वो जो लोन दिया है उसको हम डिम डिविडेंड मानेंगे क्या, अगर वो जो कंपनी जो कि एक पब्लिक जहाँ पे सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड है, मीन्स यहाँ पे वो एक पब्लिक कंपनी है। ठीक है, तो अगर वो पब्लिक कंपनी होगा तो वहां पे वो लोन को हम डिम डिविडेंड मानेंगे क्या। तो डिम डिविडेंड मानने के लिए एक सेक्शन होता है, मेनली तो एक सेक्शन के अंदर आता है, बट वहां पे 5 क्लॉज होते हैं। तो लोन के रिलेटेड एक सेक्शन होता है जो कि है सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज ई। आपको इसको याद रखना है। तो ये जो सेक्शन मेनली डिम डिविडेंड के लिए लगता है, ये जो सेक्शन के लिए 3 कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। पहला कंडीशन है, वो जो कंपनी में जो लोन दे रहा है उस कंपनी का ये जो जिस पर्सन को लोन दे रहा है वो वहां पे 10% से ज्यादा होल्ड करना चाहिए। ठीक है, 10% से ज्यादा होल्ड करना चाहिए, 10% से ज्यादा इक्विटी शेयर होल्ड करना पड़ेगा। दूसरा है कि वो एक प्राइवेट कंपनी होना चाहिए, मींस यहाँ पे पब्लिक और क्लोजली कंपनी होना चाहिए, क्लोजली हेल्ड कंपनी होना चाहिए, मींस उसको बोलते हैं प्राइवेट कंपनी होना चाहिए। तीसरा कंडीशन है कि वो लोन देना चाहिए, वो जो पर्सन को लोन देना चाहिए। तो तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई करेगा तो वहां पे डिम डिविडेंड लग जाएगा। और एक कंडीशन है कि वहां पे कितना डिम डिविडेंड मानेंगे। तो वहां पे दो चीज को कंपेयर करेंगे, पहला है आपका जो भी लोन अमाउंट, दूसरा है अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, व्हिच एवर इज लोन, उसको हम मानेंगे डिम डिविडेंड। ठीक है, तो मेनली 4 पॉइंट यहाँ पे कवर होता है। पहला है उस कंपनी में 10% से ज्यादा होल्ड करना चाहिए। उसके बाद दूसरा है कि वो क्लोजली हेल्ड कंपनी होना चाहिए, मीन्स जहां पे पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड नहीं होना चाहिए, मीन्स वो एक प्राइवेट कंपनी होना चाहिए। एंड तीसरा है कि लोन देना चाहिए। अगर लोन देगा तो वहां पे तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई करेगा तो उसके बाद हम देखेंगे, दो चीज को कंपेयर करेंगे। पहला है लोन अमाउंट, दूसरा है कि जितना अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है व्हिच एवर इज लोन, उसको हम मानेंगे कि यहाँ पे डिम डिविडेंड मानेंगे। तो अगर पहला क्वेश्चन में देखेंगे, यहाँ पे पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड है, मीन्स यहाँ पे प्राइवेट कंपनी नहीं है, ये पब्लिक कंपनी, मीन्स ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया है। ये जो प्राइवेट कंपनी वाला जो कि क्लोजली हेल्ड कंपनी वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया है, तो इसलिए यहाँ पे 10% से ज्यादा होल्ड किया है, ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर लिया है। उसका लोन भी दिया है, ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया है, बट यहाँ पे प्राइवेट कंपनी वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया है, तो इसलिए यहाँ पे डिम डिविडेंड नहीं मानेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन में डिम डिविडेंड नहीं मानेंगे। दूसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, व्हाट वुड बी योर आंसर इफ द लेंडिंग कंपनी, मीन्स यहाँ पे जो कंपनी है वो अगर एक प्राइवेट कंपनी, ठीक है, अगर वो एक प्राइवेट कंपनी जहां पे नॉट ए कंपनी इन व्हिच पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, ठीक है, मीन्स यहाँ पे एक प्राइवेट कंपनी जिसमें पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड नहीं है, मीन्स एक क्लोजली हेल्ड कंपनी या प्राइवेट कंपनी। अगर यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, ये वाला ये वाला ये वाला, तो यहाँ पे डिम डिविडेंड लगेगा। बट डिम डिविडेंड कितना लगेगा, जो भी उसका लोन का अमाउंट है, दूसरा है अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट व्हिच एवर इज लोन। तो यहाँ पे अगर देखेंगे लोन का अमाउंट कितना है, तो लोन का अमाउंट है यहाँ पे 5 लाख है, एंड यहाँ पे अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है 4 लाख, तो व्हिच एवर इज लोन, तो लोन है 4 लाख, तो 4 लाख को हम मानेंगे यहाँ पे डिम डिविडेंड। ठीक है, यहाँ पे डिम डिविडेंड लग जाएगा, एंड डिम डिविडेंड कितना मानेंगे, वही 4 लाख को मानेंगे डिम डिविडेंड। समझ आ गया। तो यहाँ पे डिम डिविडेंड कितना है, डिम डिविडेंड है 4 लाख। ठीक है, डिम डिविडेंड है 4 लाख। समझ आ गया। तो ये था इलस्ट्रेशन नंबर 1 है। उसके बाद चलो चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2 को। तो इलस्ट्रेशन नंबर 2 को चलते हैं।
तो इलस्ट्रेशन नंबर 2 है आपका, यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 2। तो चलो इसको भी पढ़ लेते हैं क्या दिया है। तो यहाँ पे मिस्टर ए एक डीलर इन शेयर, तो यहाँ पे मिस्टर ए एक डीलर इन शेयर है, रिसीव दी फॉलोइंग, वो रिसीव कर रहा है फॉलोइंग विदाउट कंसिडरेशन, तो विदाउट कंसिडरेशन वो फॉलोइंग रिसीव कर रहा है फॉर दी प्रीवियस ईयर 2021 एंड 22 फ्रॉम हिज फ्रेंड मिस्टर बी। तो वो मिस्टर ए एक डीलर है, शेयर में है, एंड वो फॉलोइंग चीज विदाउट कंसिडरेशन मींस गिफ्ट में रिसीव कर रहा है फॉर दी प्रीवियस ईयर 2021 एंड 22 मींस यहाँ पे गिफ्ट वाला सेक्शन लगने के लिए पूछा है, ठीक है। गिफ्ट वाला सेक्शन, गिफ्ट में ये दिया है मिस्टर बी, ठीक है। मिस्टर बी यहाँ पे मिस्टर ए को दिया है, तो क्या क्या दिया है चलो देख लेते हैं। तो क्या क्या दिया है यहाँ पे, पहला है कैश गिफ्ट 75,000 ऑन हिज एनिवर्सरी 15 अप्रैल 2021। तो यहाँ पे कैश गिफ्ट मिला है 75,000, तो कैश गिफ्ट मिला है, तो कैश गिफ्ट के टाइम हम देखेंगे कि 50,000 से अगर ज्यादा होगा तो वहां पे टैक्सेबल हो जाएगा। एंड दूसरा था अगर रिलेटिव से मिलेगा तो वहां पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा, एंड अगर मैरिज में मिलेगा तो भी एग्जेम्पशन मिल जाएगा। बट यहाँ पे एनिवर्सरी में मिल रहा है तो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, पूरा 75,000 यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 75,000 टैक्सेबल हो जाएगा। यहाँ पे हम अमाउंट कॉलम एक बना देंगे जिससे आपके लिए यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है बुलियन, द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ 60,000 ऑन हिज बर्थडे 19 जून 2021। तो यहाँ पे बुलियन भी आपका प्रॉपर्टी में आ जाता है, एंड ये भी 50,000 से ज्यादा है फेयर मार्केट वैल्यू। एफएम भी अगर 50,000 से ज्यादा होगा तो भी वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे बर्थडे में वो कवर नहीं होता है, ओनली रिलेटिव एंड मैरिज कवर होगा, यहाँ पे बर्थडे कवर नहीं होता है। अलग भी चीज है, इनहेरिटेंस गिफ्ट तो अलग चीज है, बट यहाँ पे मैरिज एंड एनिवर्सरी एनिवर्सरी नहीं जाएगा, मैरिज एंड रिलेटिव के रिलेटेड दिया है। तो यहाँ पे 60,000 ये भी टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। ये भी टैक्सेबल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद ए प्लॉट ऑफ लैंड एट फरीदाबाद 1 जुलाई 2021, द स्टाम्प वैल्यू ऑफ विच 5 लाख ऑन दैट डेट। तो यहाँ पे एक प्लॉट ऑफ लैंड मिला है, फरीदाबाद में है, एंड उसका स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू कितना है 5 लाख, ठीक है। एंड उसका मिस्टर बी हैज परचेज द लैंड इन अप्रैल 2009 मींस यहाँ पे वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, उसको फ्री में दिया है 5 लाख। मींस यहाँ पे अगर कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी मिलेगा एंड उसका अगर जो भी स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू एसटीवी अगर 50,000 से ज्यादा होगा तो वहां पे उसको भी मानेंगे हम गिफ्ट, एंड ये भी टैक्सेबल हो जाएगा 5 लाख, ठीक है। ये भी 5 लाख टैक्सेबल हो जाएगा, ये भी 5 लाख टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। ये भी 5 लाख टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद चलो आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे आगे है मिस्टर ए परचेज फ्रॉम हिज फ्रेंड मिस्टर सी हु इज ऑल्सो ए डीलर इन शेयर्स। तो यहाँ पे मिस्टर ए वो परचेज कर रहे हैं मिस्टर सी वहां पे हम देखे थे तीनों पॉइंट में देखे थे ये बी से परचेज कर रहे थे, मीन्स बी इसको गिफ्ट में दे रहा था ए को, बट यहाँ पे वो परचेज कर रहे हैं सी से, वो एक अलग फ्रेंड है उनका। 1,000 शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड एट द रेट ऑफ 400 ईच ऑन 19 जून 2021, द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ विच इज 600 ईच ऑन दैट डेट। तो यहाँ पे वो 1,000 शेयर परचेज कर रहे हैं, ठीक है। 1,000 शेयर परचेज कर रहे हैं एक्स लिमिटेड का फॉर 400 ईच, बट उसका एफएम भी अगर देखेंगे 600 ईच है ऑन दैट डेट। मिस्टर ए सोल्ड दी शेयर्स इन द कोर्स ऑफ हिज बिजनेस ऑन 23 जून 2021। उसके बाद मिस्टर ए उसको सोल्ड कर रहा है बिजनेस पर्पज के लिए, मीन्स यहाँ पे एक तो मिस्टर ए एक डीलर इन शेयर है एंड उसको बिजनेस पर्पज के लिए सोल्ड कर रहा है, मीन्स ये पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा, यहाँ पे टैक्सेबल नहीं होगा, ये बिजनेस पर्पज के लिए एंड अलाउ ही हो जाएगा, ठीक है। वो अलाउ हो जाएगा तो यहाँ पे वो टैक्सेबल नहीं होगा, नील हो जाएगा अमाउंट, क्योंकि अगर यहाँ पे टैक्सेबल कितना होता है अगर इसको वो डीलर इन शेयर मिस्टर ए यहाँ पे एक डीलर इन शेयर मीन्स उनके लिए जो भी शेयर मिल रहा है उनके लिए एक स्टॉक इन ट्रेड है, ठीक है, उनके लिए एक स्टॉक इन ट्रेड है, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी गिफ्ट का सेक्शन नहीं लगेगा। गिफ्ट का सेक्शन कब लगता है अगर वो एक कैपिटल एसेट होगा, ठीक है, अगर वो एक कैपिटल एसेट होगा तो वहां पे गिफ्ट लगेगा, तो इसलिए यहाँ पे अमाउंट नील हो जाएगा, नॉन टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है, अमाउंट नील यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं। फर्दर ऑन 1 नवंबर 2021 मिस्टर ए टूक पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ हिज बिल्डिंग बुक बाय हिम 2 years बैक 20 लाख। तो 1 नवंबर 2021 में वो एक प्रॉपर्टी का पोजीशन लेते हैं ऑफिस बिल्डिंग ऑफिस यूज करने के लिए, एंड वो परचेज का बुक किए थे परचेज नहीं बुक किए थे 20 लाख में 2 years बैक, एंड द स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू आज ऑन दी 1 नवंबर वाज 32 लाख। उसका स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू था 32 लाख एंड ऑन द डेट ऑफ बुकिंग वाज 23 लाख। तो यहाँ पे मेनली अलग अलग रेट दिया है, एक दिया है रजिस्ट्रेशन का वैल्यू और एक दिया है आपका एग्रीमेंट का वैल्यू है जो कि एसटीपी। तो यहाँ पे हम एग्रीमेंट लेंगे या डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का वैल्यू लेंगे, तो उसके लिए हम पढ़े थे डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड डेट ऑफ एग्रीमेंट दोनों सेम डेट होता है तो वही वैल्यू ले लेते हैं, बट अगर अलग होगा
तो वहां पे मेनली रजिस्ट्रेशन डेट लेते हैं, बट एग्रीमेंट का डेट कब लेंगे? अगर एग्रीमेंट डेट या उससे पहले अगर कुछ भी पार्टली या फुल्ली अमाउंट अगर कुछ रिसीव करते हैं टू अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम जो कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड आपका ईसीएस, इसके थ्रू अगर कुछ भी रिसीव होता है तो वहां पे हम डेट ऑफ एग्रीमेंट को मानेंगे। यहाँ पे दे दिया है कि ही हैड पेड 1 लाख अकाउंट पे चेक एज डाउन पेमेंट ऑन द डेट ऑफ बुकिंग, मीन्स यहाँ पे 1 लाख मीन्स पार्टली अमाउंट रिसीव किए हैं थ्रू अकाउंट पे चेक, तो इसीलिए हम डेट ऑफ एग्रीमेंट को मानेंगे एसटीबी। ठीक है, एसटीबी ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट मानेंगे, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन नहीं, डेट ऑफ एग्रीमेंट मानेंगे। तो डेट ऑफ एग्रीमेंट का वैल्यू कितना था? 23 लाख था। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे एसटीपी मानेंगे या नॉर्मल सेल वैल्यू मानेंगे। तो उसके लिए कंडीशन क्या था? तो उसके लिए कंडीशन था कि नीचे चलते हैं, तो नॉर्मल जो भी सेल वैल्यू था 20 लाख है। ठीक है, 20 लाख था एंड एसटीपी है ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट 23 लाख है। तो यहाँ पे ये दोनों का डिफरेंस देखेंगे, ये दोनों का डिफरेंस अगर 10% ऑफ कंसिडरेशन और 50,000 फ्यूचर हायर से अगर ज्यादा होगा तो वहां पे हम मानेंगे एसटीपी को मानेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। तो यहाँ पे 10% ऑफ कंसिडरेशन, 10% ऑफ सेल वैल्यू लेंगे, सेल वैल्यू है जो कि है यहाँ पे 2 लाख है। ठीक है, ये 20 लाख का 10% लेंगे तो यहाँ पे है 2 लाख और 50,000 व्हिच एवर इज हायर मानेंगे। तो यहाँ पे हायर है 2 लाख, तो 2 लाख ये दोनों का डिफरेंस को देखेंगे तो ये दोनों का डिफरेंस है 3 लाख, ये दोनों का डिफरेंस है 3 लाख जो कि 2 लाख से ज्यादा है। तो इसलिए यहाँ पे एसटीबी को मानेंगे हम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। ठीक है, यहाँ पे एसटीबी को मानेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। ठीक है, एंड ये जो दोनों डिफरेंस है 3 लाख है, 3 लाख को हम यहाँ पे आईएफएस में टैक्सेबल हो जाएगा, जो कि सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 बताता है कि अगर कोई भी रिमूवेबल प्रॉपर्टी हम ट्रांसफर करेंगे इनएडिक्वेट कंसिडरेशन एंड जो डिफरेंस है वो 50,000 और 10% ऑफ कंसिडरेशन व्हिच एवर इज हायर, उससे अगर ज्यादा होगा तो वहां पे वो आईएफएस में टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक मिनट, हाँ यहाँ पे हम डाल देते हैं वो जो अमाउंट है 3 लाख है। ठीक है, 3 लाख यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद है और क्या दिया है, ऑन फर्स्ट मार्च 2022 ही सोल्ड द प्लॉट ऑफ लैंड एट फरीदाबाद फॉर 7 लाख। तो यहाँ पे जो फरीदाबाद में जो परचेज किया था, यहाँ पे जो मिला था प्लॉट ऑफ लैंड जो बी दिया था यहाँ पे है 5 लाख में है, तो 5 लाख को वो 7 लाख में सोल्ड किया है। कब मिला था? 1 जुलाई में। तो 1 जुलाई में मिला था, तो 1 जुलाई में मिला था, तो यहाँ पे हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा क्योंकि उसको 5 लाख में परचेज किया था, 7 लाख परचेज तो नहीं मिला था, गिफ्ट में मिला था, बट उसका एसटीबी हम 5 लाख लिए थे। तो यहाँ पे ये जो 7 लाख माइनस 5 लाख, 7 लाख माइनस 5 लाख ये कहाँ पे टैक्सेबल होगा? ये टैक्सेबल होगा आपका कैपिटल गेन हेड में। ठीक है, ये जो 2 लाख है वो कैपिटल गेन में टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, आज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आज कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। एंड बाकी जो भी आपका था ये सब ऐड कर लेंगे, कितना हुआ है आईएफएस में टैक्सेबल हो जाएगा। तो जो भी ये जो रेट में लिखा हुआ है उसको अगर ऐड करेंगे 75,000 प्लस 60,000 प्लस 8 लाख, तो ये हो जाएगा 9,35,000। ठीक है, 9,35,000। समझ आ गए? तो ये था आपका इलुस्ट्रेशन नंबर 2 है। उसके बाद चलो चलते हैं इलुस्ट्रेशन नंबर 3 है नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज ये है इलुस्ट्रेशन नंबर 3 है, तो चलो पढ़ लेते हैं इलुस्ट्रेशन नंबर 3 क्या दिया है। तो यहाँ पे इलुस्ट्रेशन नंबर 3 दिया है कि डिस्कस द टैक्सेबिलिटी और अदरवाइज ऑफ द फॉलोइंग इन द हैंड्स ऑफ द रेसिपिएंट अंडर सेक्शन नंबर 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो यहाँ पे हमको बताना है कि यहाँ पे टैक्सेबल होगा या नहीं होगा। जो भी सब फॉलोइंग रिसीव किया है, जो भी रेसिपिएंट मीन्स जिस पर्सन रिसीव किया है उसके हाथ में ये टैक्सेबल होगा या नहीं होगा। अगर टैक्सेबल होगा वो फिर आईएफएस में टैक्सेबल होगा या नहीं होगा। आईएफएस का 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 में टैक्सेबल होगा या नहीं होगा, मीन्स गिफ्ट सेक्शन में टैक्सेबल होगा या नहीं होगा। तो चलो पहले देख लेते हैं। यहाँ पे एचयूएफ दिया है, तो एचयूएफ केस में अगर कोई भी मेंबर से रिसीव करेगा एचयूएफ तो वो रिलेटिव में आ जाएगा। तो रिलेटिव से अगर कुछ भी रिसीव करेगा तो वहां पे टैक्सेबल नहीं होगा, अगर रिलेटिव नहीं होगा तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे अखिल एक एचयूएफ है, वो रिसीव 75,000 इन कैश फ्रॉम नाइस ऑफ अखिल्स, जो भी है डॉटर ऑफ अखिल सिस्टर, एंड अखिल इज द कर्ता ऑफ द एचयूएफ। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि अखिल एक एचयूएफ का नाम है अखिल है, तो वहां पे अखिल एचयूएफ वो रिसीव किया है 75,000। किससे रिसीव किया है? जो भी उसका नाइस है, जो भांजी है, जो डॉटर ऑफ अखिल सिस्टर, जो उसका भांजी है, भांजी से रिसीव किया है 75,000। एंड यहाँ पे भांजी कभी भी रिलेटिव में नहीं आएगा, तो इसलिए ये टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, ये टैक्सेबल हो जाएगा क्योंकि ये 50,000 से ज्यादा है, तो ये 75,000 टैक्सेबल हो जाएगा क्योंकि वो रिलेटिव नहीं है। ठीक है,
उसके बाद है नितिशा, एक मेंबर ऑफ और फादर्स एचयूएफ। तो यहाँ पे नितिशा वो एचयूएफ का एक मेंबर है। ट्रांसफर है हाउस प्रॉपर्टी टू दी एचयूएफ विदाउट कंसिडरेशन। दी स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी इज 9 लाख। तो यहाँ पे जो नितिशा जो मेंबर ऑफ द एचयूएफ वो ट्रांसफर कर रहा है उसका जो भी फादर को, मीन्स यहाँ पे अखिल को ट्रांसफर कर रहा है विदाउट कंसिडरेशन, एंड उसका एसटीबी है, हाउस प्रॉपर्टी एक है, उसका एसटीबी है 9 लाख। तो यहाँ पे मेनली वो मेंबर ऑफ एचयूएफ मीन्स वो रिलेटिव है, रिलेटिव से अगर कुछ भी मिलेगा तो वहां पे नील हो जाएगा उसका टैक्सेबिलिटी। नील मीन्स ये नॉन टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मिस्टर अक्षत रिसीव 100 शेयर ऑफ ए लिमिटेड। तो यहाँ पे अक्षत वो रिसीव कर रहा है 100 शेयर ऑफ ए लिमिटेड फ्रॉम हिज फ्रेंड एज ए गिफ्ट ऑन द ओकेजन ऑफ हिज 25th मैरिज एनिवर्सरी। तो यहाँ पे फ्रेंड से रिसीव कर रहा है गिफ्ट, तो फ्रेंड रिलेटिव में नहीं आएंगे, एंड यहाँ पे मैरिज एनिवर्सरी वो मैरिज में नहीं जाएगा, तो टैक्सेबल हो जाएगा। देखेंगे 50,000 से ज्यादा होगा अगर वो टैक्सेबल होगा, अगर कम होगा टैक्सेबल नहीं होगा। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट वाज 100 रुपीज पर शेयर। तो 100 शेयर 100 रुपीज पर शेयर वो रिसीव कर रहा है उसका एफएमबी। एंड ही ऑल्सो रिसीव ज्वेलरी वर्थ 45,000 एफएमबी फ्रॉम हिज निफ्यू ऑन द सेम डे। मीन्स उसी दिन में दो चीज रिसीव किया है। फ्रेंड से रिसीव किया है 100 शेयर 100 ईच करके, एंड वो निफ्यू से रिसीव कर रहा है 45,000 का एक ज्वेलरी है, एफएमबी है 45,000। तो वो दोनों को मिलाएंगे, तो दोनों को मिलाएंगे कितना होगा, यहाँ पे 100 शेयर मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 ईच है प्लस 45,000 का रिसीव कर रहा है आज ज्वेलरी एफएमबी। तो अगर टोटल करेंगे यहाँ पे 100 शेयर हो जाएगा 10,000 प्लस 45,000। तो यहाँ पे 45,000 क्या है, 50,000 से ज्यादा है, तो इसलिए ये पूरा 55,000 टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। ये 55,000 पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलो नेक्स्ट पेज को चलते हैं। और क्या दिया है, और एक पॉइंट दिया है यहाँ पे, किसान एचयूएफ गिफ्टेड ए कार टू सन ऑफ कर्ता फॉर अचीविंग गुड मार्क्स इन 12 बोर्ड एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे किसान एचयूएफ गिफ्टेड ए कार टू हिज सन। तो यहाँ पे किसान एक एचयूएफ है, वो गिफ्ट कर रहा है उसका सन को एक कार। सन किसका, कर्ता का सन को, ठीक है। किसके लिए, वो 12 एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क सिक्योर किया है। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कार इज 5,25,000। तो यहाँ पे फेयर मार्केट वैल्यू है 5,25,000। बट यहाँ पे कार अगर देखेंगे वो प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा। अगर कोई भी हम प्रॉपर्टी इनएडिक्वेट कंसीडरेशन या विदाउट कंसीडरेशन में ट्रांसफर करेंगे तो वहां पे वो क्या होगा, टैक्सेबल होगा यहाँ पे। बट प्रॉपर्टी में आपका कार्ड नहीं जाता है। प्रॉपर्टी में क्या क्या जाता है, शेयर सिक्योरिटीज, ज्वेलरी, ड्रॉइंग, पेंटिंग, बुलियन, मनी भी आ जाएगा। बुलियन, शेयर सिक्योरिटीज, ड्रॉइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, एनी अदर आर्क ऑफ आर्ट, आपका आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, ये सब आ जाता है। बट आपका कार, फर्नीचर, मोबाइल फोन, वॉचेस, ये सब नहीं आएगा प्रॉपर्टी में, तो इसलिए यहाँ पे भी नील हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नील हो जाएगा, ठीक है, वैल्यू नील हो जाएगा। तो टोटल अगर देखेंगे कितना यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा, 75,000 प्लस 55,000, तो टोटल 1,30,000 यहाँ पे टैक्सेबल होता है, ठीक है। टोटल अगर करेंगे 1,30,000 टोटल वैल्यू ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, ठीक है। तो ये था आपका इलुस्ट्रेशन नंबर 3 है। उसके बाद चलो चलते हैं इलुस्ट्रेशन नंबर 4 है। इंपोर्टेंट इलुस्ट्रेशन है, इलुस्ट्रेशन नंबर 4 है। इंपोर्टेंट तो नहीं है बट उसका जो भी लेंथ है वो बड़ा है, अगर आप समझ लेंगे तो इजी है आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मिस्टर हॉरी एक प्रॉपर्टी डीलर, तो यहाँ पे मिस्टर हॉरी एक प्रॉपर्टी डीलर है। वो सोल्ड ए बिल्डिंग इन द कोर्स ऑफ हिज बिजनेस टू हिज फ्रेंड राजेश हु इज ए डीलर इन ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स फॉर 90 लाख ऑन 1 जनवरी 2022 व्हेन द स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू इज 150 लाख। तो यहाँ पे हॉरी एक प्रॉपर्टी डीलर, ठीक है। उसके लिए प्रॉपर्टी एक स्टॉक इन ट्रेड है, तो वो एक प्रॉपर्टी डीलर है, एंड वो बिजनेस कोर्स में ट्रांसफर किया है राजेश को, उसका फ्रेंड को, जो कि एक ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स में काम करता है, फॉर 90 लाख। बट उसका अगर देखेंगे स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू है 150 लाख है। तो इसको हम डायग्रामेटिकली थोड़ा समझा देंगे जो कि आपके लिए इजी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हॉरी है जो कि एक प्रॉपर्टी डीलर है, ठीक है, प्रॉपर्टी डीलर है। एंड यहाँ पे है कौन, राजेश है, ठीक है। यहाँ पे राजेश उसका फ्रेंड है, ठीक है, एंड वो एक ऑटोमोबाइल में काम करता है, ठीक है, ऑटोमोबाइल में वो काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया है, प्रॉपर्टी यहाँ पे ट्रांसफर किया है। वैल्यू कितना लिया है, 90 लाख है, ठीक है, 90 लाख है वैल्यू है। बट उसका एसटीबी अगर देखेंगे, एसटीबी कितना है, 150 लाख है, ठीक है, 150 लाख है। एंड वो कौन सा डेट है, डेट यहाँ पे अगर देखेंगे 1 जनवरी 2022, ठीक है, 1 जनवरी 2022। समझ आएगा। चलो आगे क्या दिया है पढ़ लेंगे, इतना तो समझ आ गया है। The agreement was, however, entered into on 1
September 2021 when the STB was 140 लाख है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्रीमेंट का डेट कब है, तो एग्रीमेंट का डेट मैं आपको यहाँ से देखकर देखना हो, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का वैल्यू है, ठीक है। ये जो एसटीबी है डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का, बट डेट ऑफ एग्रीमेंट का वैल्यू है एसटीबी कितना है, एसटीबी है 140 लाख है, ठीक है। 140 लाख है, समझ आ गया, 140 लाख है। एंड ये डेट कब है, 1 सितंबर 2021 है, समझ आ गया। आगे चलते हैं, स्लो में जाएंगे बट इजी है ये। मिस्टर हरी had received a down payment 15 लाख बाय क्रॉस चेक फ्रॉम राजेश ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट। तो यहाँ पे क्रॉस चेक में रिसीव किया है, जो कि अकाउंट पे चेक नहीं है, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट नहीं है, या आपका ईसीएस नहीं है, मीन्स यहाँ पे वो कैश ही मानेंगे, तो क्रॉस चेक आपका कैश ही मानेंगे, तो वो कुछ भी नहीं रिसीव किया है, जैसे यहाँ पे डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ही लेंगे। मैं बता दूंगा बट थोड़ा मैं आपको, तो यहाँ पे वो क्रॉस चेक रिसीव किया है डेट ऑफ एग्रीमेंट में, क्रॉस चेक में डाउन पेमेंट रिसीव किया है 15 लाख है, ठीक है। 15 लाख रिसीव किया है, ठीक है। इसका कोई भी यूज नहीं है, अगर यहाँ पे अकाउंट पे चेक होता तो यूज होता। डिस्कस द टैक्स इम्प्लीकेशन इन द हैंड्स ऑफ हरी एंड राजेश assuming that Mr. Hari has purchased the building 75 lakh on 12 जुलाई 2020। तो यहाँ पे 12 जुलाई 2020 में हरी परचेज किया था। तो हरी इसको कब परचेज किया था, तो हरी इसको 12/7/2020 में परचेज किया था। मीन्स इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मीन्स परचेज प्राइस कितना है, या परचेज प्राइस भी इसको ले सकते हैं। तो परचेज वैल्यू कितना है, 75 लाख है, ठीक है। तो ये दे दिया है। तो अभी टैक्स इंप्लीकेशन देखेंगे कि इसके हाथ में क्या होगा, इसके हाथ में क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो हरी एक प्रॉपर्टी डीलर है, तो प्रॉपर्टी डीलर अगर हरी है उसके लिए प्रॉपर्टी स्टॉक इन ट्रेड है, तो वहां पे जो भी प्रॉफिट होगा तो वो कहाँ पे जाएगा, वो जाएगा पीजीबीपी में, तो हरी के लिए पीजीबीपी में जाएगा। बट यहाँ पे हम एसटीबी कौन सा डेट का लेंगे, एसटीबी लेंगे या उसका सेल वैल्यू लेंगे। तो एसटीबी या सेल वैल्यू के लिए हम देखे थे कि एसटीबी या सेल वैल्यू लेंगे, तो उसके लिए पहले हरी के हाथ में देखेंगे, ठीक है। हरी के हाथ में देखेंगे, तो यहाँ पे एसटीबी लेंगे या सेल वैल्यू लेंगे। तो उसके लिए सेल वैल्यू कितना है, 90 लाख है, एंड उसका एसटीबी, यहाँ पे एसटीबी ऑन द डेट ऑफ कौन सा देंगे, तो यहाँ पे हम डेट ऑफ एग्रीमेंट या डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का एसटीबी लेंगे। तो मेनली डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेते हैं, बट डेट ऑफ एग्रीमेंट कब लेंगे, अगर हम कुछ पार्टली या फुल्ली पेमेंट रिसीव करते हैं बिफोर और एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट, तो वहां पे डेट ऑफ एग्रीमेंट को हम मानेंगे कि एसटीबी। बट वो जो मोड कैसे होना चाहिए, टू अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, या एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग, या आपका भीम पे, आधार पे, जो भी होगा ईसीएस, ये सब इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम में आ जाता है। तो यहाँ पे क्रॉस से कवर नहीं होता है, तो इसीलिए डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन को लेंगे, ना कि डेट ऑफ एग्रीमेंट। तो यहाँ पे डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन को लेंगे, ठीक है। तो एसटीपी ऑन द डेट ऑफ कौन सा लेंगे, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वाला, जो कि है 150 लाख, ठीक है। 140 नहीं है, 150 लाख है, क्योंकि यहाँ पे 140 लाख आपका डेट ऑफ एग्रीमेंट ये नहीं लेंगे, डेट ऑफ एग्रीमेंट नहीं लेंगे, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेंगे, जो कि 150 लाख है। तो यहाँ पे ये दोनों का डिफरेंस क्या लेंगे, उसका 110% देखेंगे। 110% अगर देखेंगे, ये 90 लाख है, एंड ये है 150 लाख है, जो कि ज्यादा है। तो यहाँ पे 150 लाख ज्यादा है, तो 150 लाख को लेंगे आज सेल वैल्यू, ठीक है। सेल वैल्यू लेंगे 150 लाख है, 150 लाख लेंगे। एंड यहाँ पे परचेज प्राइस कितना था, पीजीबीपी कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे पीजीबीपी हेड में जाएगा, ठीक है। पीजीबीपी हेड में जाएगा, क्योंकि वो प्रॉपर्टी डीलर है, तो पीजीबीपी हेड में जाएगा। तो यहाँ पे परचेज वैल्यू कितना है, तो परचेज वैल्यू अगर देखेंगे 75 लाख है, तो जो भी 75 लाख है ये कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा आपका पीजीबीपी में आज प्रॉफिट, ठीक है। ये आपका हो गया हरी के हाथ में। उसके बाद राजेश के हाथ में देखेंगे, ठीक है। राजेश एक ऑटोमोबाइल है, तो उसके लिए कैपिटल एसेट है, तो वो जाएगा कहाँ पे, आईओएस में जाएगा, ठीक है। तो राजेश के लिए यहाँ पे देखेंगे, तो राजेश के लिए देखेंगे, तो ये जाएगा आपका आईओएस में, ठीक है। आईओएस, ठीक है, आईओएस हेड में जाएगा। तो उसके लिए हम देखेंगे इसका डिफरेंस कितना होगा। तो उसका अगर देखेंगे सेल वैल्यू कितना है, सेल वैल्यू है 90 लाख, बट उसका एसटीबी कितना है, तो उसका एसटीबी है यहाँ पे 150 लाख है। तो ये दोनों का डिफरेंस कितना है, ये दोनों का डिफरेंस है 60 लाख। बट हमको यहाँ पे दो चीज को कंपेयर करेंगे। दो चीज क्या था,
10% ऑफ कंसिडरेशन जो कि सेल वैल्यू है और 50,000। तो यहाँ पे 10% ऑफ सेल वैल्यू कितना है, 9 लाख है, 9 लाख है और 50,000 है। तो यहाँ पे ये दोनों से हायर कौन सा है, हायर है यहाँ पे 9 लाख है। तो 9 लाख से यहाँ पे 60 लाख ज्यादा है, तो यहाँ पे 60 लाख को हम 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 में मानेंगे आज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। ठीक है, फुल वैल्यू नहीं है यहाँ पे, आपको इसमें आज गिफ्ट मानेंगे एंड ये राजेश के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, ये राजेश के हाथ में 60 लाख टैक्सेबल हो जाएगा, राजेश के हाथ में, समझ आ गया। तो ये 60 लाख टैक्सेबल हो जाएगा। और क्या क्वेश्चन में पूछा है, ये आपका फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया है। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है कि वुड योर आंसर बी डिफरेंट, तो आपका आंसर डिफरेंट होगा क्या, इफ हरी वाज ए शेयर ब्रोकर इंस्टेड ऑफ ए प्रॉपर्टी डीलर। अगर हरी यहाँ पे प्रॉपर्टी डीलर के बदले अगर वो एक शेयर ब्रोकर है, अगर वो शेयर ब्रोकर होगा तो वहां पे प्रॉपर्टी उसके लिए क्या हो जाएगा, कैपिटल एसेट हो जाएगा, तो वहां पे कैपिटल गेन में टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, वहां पे कैपिटल गेन में टैक्सेबल हो जाएगा। एंड आपका राजेश के हाथ में सेम होगा, क्योंकि राजेश के हाथ में वो एक ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स में काम करता है, तो इसलिए राजेश के हाथ में सेम रहेगा, बट आपका हरी के हाथ में चेंज हो जाएगा, आज कैपिटल गेन में वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड सिचुएशन के लिए हम ब्लू में लिखेंगे, तो हरी के हाथ में ये कैपिटल गेन में टैक्सेबल हो जाएगा, सीजी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या लेंगे, वही सेम रहेगा। ठीक है, वही सेम रहेगा, वहां पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जहां पे लिए थे सेम प्रोविजन दोनों के लिए। ठीक है, दोनों के लिए सेम है, यहाँ पे 150 लाख होगा क्योंकि उसके लिए कैपिटल एसेट हो जाएगा। एंड कैपिटल एसेट के केस में भी साइमल्टेनियसली वही प्रोविजन लगेगा जो 110% और आपका जो भी 110% ऑफ एक्चुअल कंसिडरेशन और एसटीबी ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और एग्रीमेंट। तो यहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन मान रहे हैं जो कि 150 लाख है एंड वो 110% से ज्यादा है, तो इसलिए हम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेंगे 150 लाख और लेस होगा उसमें से आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है क्योंकि वो 12 जो कि है जुलाई में उसको परचेज किया था, 2021 जुलाई में उसको परचेज किया था, तो इसलिए यहाँ पे 2020 जुलाई में 12 जुलाई में उसको परचेज किया था, तो इसीलिए यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है, यहाँ पे इंडेक्सेशन नहीं होगा। तो उसका वैल्यू कितना था, 75 लाख था। तो जो भी डिफरेंस 75 लाख है उसको बोलेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं होगा एंड इंडेक्सेशन भी नहीं होगा, समझ आ गए। एंड राजेश के हाथ में वही सेम होगा जो भी 60 लाख है। ठीक है, राजेश के हाथ में वही आईएफएस हेड में टैक्सेबल हो जाएगा, सेम ही आप सेम भी लिख सकते हैं। ठीक है, 60 लाख है, समझ आ गया। तो ये था आपका इलुस्ट्रेशन नंबर कौन सा है, 4 है। तो चलो उसके बाद आगे चलते हैं, आगे कौन सा इलुस्ट्रेशन, इलुस्ट्रेशन नंबर 5 है, पेज कितना है, 29 है। तो यहाँ पे इलुस्ट्रेशन नंबर 5 चलो उसको शुरू करते हैं। इंटरेस्ट ऑन एनहांस कॉम्पेंसेशन रिसीव्ड बाय मिस्टर जी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021 एंड 22 इज 5 लाख। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन एनहांस कॉम्पेंसेशन रिसीव कर रहा है कौन, मिस्टर जी, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021 एंड 22 5 लाख के लिए। तो मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ, जब हम एनहांस कॉम्पेंसेशन रिसीव करते हैं मेनली ये कैपिटल गेन के रिलेटेड है, बट जब इंटरेस्ट रिसीव करते हैं ऑन एनहांस कॉम्पेंसेशन तो वहां पे क्या होता है, वो जो इंटरेस्ट टैक्सेबल हो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, एंड वहां पे कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, ओनली 50% डिडक्शन आपको मिल जाएगा। मींस जितना भी इंटरेस्ट आप रिसीव करते हैं तो उससे 50% एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बैलेंस जो भी 50% आएगा वो टैक्सेबल हो जाएगा, चाहे आप जो भी लीगल एक्सपेंसेस किए हैं उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, कौन सा ईयर में रिसीव हुआ है, मीन कौन सा ईयर का है वो जो इनकम नहीं देखेंगे, मेनली देखेंगे कौन सा ईयर में रिसीव होता है, उसी ईयर में वो टैक्सेबल हो जाएगा, 50% एग्जेम्प्ट 50% टैक्सेबल, समझ आ गया। तो यहाँ पे यही 5 लाख हमको चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ओनली यही 5 लाख चाहिए। उसके बाद है आउट ऑफ दिस इंटरेस्ट 50 लाख रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर 17-18, उससे कोई मतलब नहीं है कौन सा ईयर के रिलेटेड है, एंड 165 लाख रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर 18-19 एंड 185 लाख रिलेटेड टू द प्रीवियस ईयर 19-20। तो इससे कोई मतलब नहीं है, ओनली हमको 5 लाख चाहिए। डिस्कस द टैक्स इम्प्लीकेशन इफ एनी ऑफ सच इंटरेस्ट इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23। तो प्रीवियस ईयर 21-22 के लिए हम असेसमेंट ईयर 2022-23 में टैक्सेबल हो जाएगा। तो जो भी इनकम मिला है यहाँ पे जो भी 5 लाख है, तो 5 लाख से हम 5 लाख से, एंड ये कौन सा सेक्शन में टैक्सेबल हो जाएगा, अंडर सेक्शन नंबर 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 8 में टैक्सेबल होगा। ठीक है, क्लॉज 8 में टैक्सेबल होगा। ठीक है, क्लॉज 8 में, क्लॉज 10 में आपका क्या टैक्सेबल होता है, गिफ्ट टैक्सेबल होता है, एंड क्लॉज 7 में 8 में आपका ये इंटरेस्ट ऑन एनहांस कॉम्पेंसेशन टैक्सेबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी 5 लाख है उसमें से 50% एग्जेम्प्ट हो जाएगा, मीन्स 2.5 लाख एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बालास जो भी 2.5 लाख है वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, बालास जो भी 2.5 लाख है वो टैक्सेबल हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई भी दिक्कत वाला बात नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया है, सिंपल क्वेश्चन है। आगे चलते हैं,
आगे है आपका, तो यहाँ पे आपका इलस्ट्रेशन खत्म हो गया है, अभी जाएंगे क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 36 पेज में आ जाइए। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 है, तो चलो पढ़ लेते हैं। एग्जामिन अंडर व्हिच हेड द फॉलोइंग इनकम आर टैक्सेबल। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा हेड में ये टैक्सेबल होगा, चाहे वो सैलरी या हाउस प्रॉपर्टी या पीजीबीपी या कैपिटल गेन या अदर सोर्स, मींस 5 हेड के अंदर यहाँ पे कौन सा हेड में ये टैक्सेबल होगा। तो चलो पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे रेंटल इनकम इन केस ऑफ प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड फॉर 3 ईयर। तो यहाँ पे रेंटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मींस यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा। ठीक है, अगर रेंटल इनकम अदर कोई भी एसेट होता तो वहां पे पीजीबीपी में टैक्सेबल हो जाता, बट यहाँ पे रेंटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के लिए हम यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल करा देंगे, ना कि हम पीजीबीपी में। तो यहाँ पे ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल हो जाएगा। IFHP मींस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। डिविडेंड ऑन शेयर्स इन केस ऑफ ए डीलर इन शेयर। तो यहाँ पे डिविडेंड मींस ये अदर हेड वाला इनकम है, मींस IFRS में टैक्सेबल हो जाएगा, चाहे वो शेयर को आप स्टॉक इन ट्रेड के लिए यूज कर रहे हैं या कैपिटल गेन के लिए यूज कर रहे हैं या कैपिटल एसेट के लिए यूज कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, वो टैक्सेबल हो जाएगा अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, क्योंकि डिविडेंड ही इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होता है, इनकम फ्रॉम IFRS में टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सैलरी रिसीव्ड बाय पार्टनर फ्रॉम हिज पार्टनरशिप फार्म। तो पार्टनरशिप फार्म से अगर कोई भी सैलरी या आपका इंटरेस्ट या शेयर ऑफ प्रॉफिट रिसीव करेगा, ये सब पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल हो जाता है। ठीक है, ये आपको पता है, पीजीबीपी हेड में एक सेपरेट प्रोविजन है 40 सबसेक्शन बी हेड में ये टैक्सेबल हो जाता है। उसके बाद है रेंटल इनकम ऑफ मशीनरी। तो यहाँ पे रेंटल इनकम ऑफ मशीनरी मींस अदर एसेट के रिलेटेड है, अदर एसेट आएगा तो वो पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगा। मेनली आपका अगर प्रॉपर्टी आएगा तो वहां पे हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा, अगर अदर एसेट के रिलेटेड आएगा तो वहां पे पीजीबीपी में टैक्सेबल हो जाएगा, तो ये पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलो आगे चलते हैं। विनिंग फ्रॉम लॉटरीज बाय पर्सन हैविंग सेम एज बिजनेस एक्टिविटी, चाहे उसको बिजनेस एक्टिविटी के लिए यूज कर रहा है या कोई भी कैपिटल एसेट के लिए यूज कर रहा है, तो वो कहां पे टैक्सेबल होगा, वो विनिंग फ्रॉम लॉटरी ऑलवेज आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, ये इनकम फ्रॉम IFRS में टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। उसके बाद है सैलरीज पेएबल टू ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, MLA या MP को अगर कोई भी आप सैलरी पेमेंट करेंगे या अलाउंस पेमेंट करेंगे, ये सब IFRS हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, ये सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होता है, या IFRS हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद रिसिप्ट विदाउट कंसीडरेशन मींस गिफ्ट, गिफ्ट तो आपको पता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाएगा। रिसिप्ट विदाउट कंसीडरेशन मींस गिफ्ट, विदाउट कंसीडरेशन मींस गिफ्ट ही है, और क्या है। इन केस ऑफ रिटायरमेंट इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन इफ प्रोविडेंट फंड इज अनरिकॉग्नाइज्ड। तो यहाँ पे अगर रिटायरमेंट के टाइम कोई भी रिसीव होता है अनरिकॉग्नाइज URPF से, तो वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में वो टैक्सेबल हो जाएगा URPF से, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ठीक है, उसके बाद है रेंटल इनकम इन केस ऑफ ए पर्सन एंगेज इन द बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट ऑफ प्रॉपर्टीज। तो अगर कोई भी लेटिंग आउट ऑफ प्रॉपर्टी में एंगेज है एंड उसको रेंटल इनकम मिल रहा है, ठीक है, रेंटल इनकम मिल रहा है, तो वहां पे क्या होगा। तो पहले सिचुएशन में देखे थे, अगर उसको स्टॉक इन ट्रेड यूज कर रहा है तो वहां पे क्या होगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल हो जाएगा, चाहे उसको स्टॉक इन ट्रेड या कैपिटल एसेट के लिए यूज कर रहा है। बट अगर यहाँ पे रेंटल इनकम रिसीव कर रहा है एक पर्सन जो कि बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट में एंगेज है, मींस वो एक कौन है, वो एक आपका प्रमोटर है या रियल एस्टेट बिजनेस कर रहा है, तो रियल एस्टेट बिजनेस जो करेगा उसका जो भी इनकम, मेन ही इनकम उसके लिए पीजीबीपी हो जाएगा। तो रियल एस्टेट बिजनेस अगर करता है तो वहां पे पीजीबीपी हेड में वो टैक्सेबल होगा। एंड बहुत सारा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टरी जजमेंट है, बहुत सारा जजमेंट वो भी बोलता है कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में वो टैक्सेबल होना चाहिए था, बट इंस्टीट्यूट इसको अजम्पशन लिया है कि ये पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल करने के लिए। तो आप भी इसको अजम्पशन ले लीजिए इनकम फ्रॉम पीजीबीपी हेड में, ना कि हाउस प्रॉपर्टी में। बट जजमेंट अगर देखेंगे फाइनल में देखोगे तो वहां पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में इसके ऊपर जजमेंट आया है, बट आप इसको पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल करा दीजिए। ठीक है, तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। उसके बाद है इलस्ट्रेशन क्वेश्चन नंबर 2 है। तो यहाँ पे पूछा है कि एग्जामिन व्हेदर द फॉलोइंग आर चार्जेबल टू टैक्स एंड द अमाउंट लायबल टू टैक्स। तो यहाँ पे पहले बताना है कि ये टैक्सेबल होगा क्या, अगर होगा तो कितना होगा टैक्स। ठीक है, तो पहले आपको बताना है कि ये टैक्सेबल होगा या नहीं होगा, अगर टैक्सेबल होगा तो कितना अमाउंट का टैक्सेबल होगा। तो चलो पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे एक सम ऑफ 1,20,000 वाज रिसीव्ड एज ए गिफ्ट फ्रॉम नॉन रिलेटिव बाय राज ऑन दी ऑकेजन ऑफ हिज मैरिज ऑफ हिज सन प्रवीण। तो यहाँ पे 1,20,000 रिसीव कर रहा है नॉन रिलेटिव से, एंड वो ऑकेजन क्या है, मैरिज ऑफ हिज सन। सन का मैरिज से कोई मतलब नहीं है, अगर आशीषी का मैरिज होगा तो वहां पे ये क्या होगा, ये एग्जेम्पशन मिलेगा। तो यहाँ पे तो नॉन रिलेटिव मींस रिलेटिव नहीं है,
दूसरा बात है वो मैरिज ऑफ हिज सन मीन्स उसका मैरिज नहीं है, सन का मैरिज है, तो इसलिए ये 50,000 से ज्यादा है, ये 1,20,000 टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, 1,20,000 टैक्सेबल हो जाएगा। अगर उसका मैरिज होता तो वो एग्जेम्पशन मिल जाता। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन एनहांस कॉम्पेंसेशन 96,000 है, रिसीव ऑन 12 मार्च 2022 फॉर एक्विजिशन ऑफ अर्बन लैंड ऑफ व्हिच 40% रिलेट टू प्रीवियस ईयर 2020-21। तो यहाँ पे कौन सा ईयर के रिलेटेड है उससे कोई मतलब नहीं है। जो भी इंटरेस्ट मिलेगा ऑन एनहांस कॉम्पेंसेशन तो वो टैक्सेबल हो जाएगा एंड उसका 50% एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल 96,000 मिला है, तो 96,000 का 50% यहाँ पे एग्जेम्प्ट हो जाएगा एंड जो भी बैलेंस 50% है, तो यहाँ पे 96,000 का अगर 50% देखेंगे तो ये होगा 48,000 है। तो 48,000 एग्जेम्प्ट होने के बाद जो भी 48,000 है वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, चाहे वो कौन सा ईयर के रिलेटेड है उससे कोई मतलब नहीं है, तो ये 48,000 टैक्सेबल हो जाएगा। समझ आ गया? तो टोटल यहाँ पे 1,68,000 टैक्सेबल हो जाएगा, टैक्सेबल अमाउंट है। समझ आ गया? चलो उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, तो चलो देख लेते हैं। यहाँ पे ऑन 10 अक्टूबर 2021 मिस्टर गोविंद एक बैंक एम्प्लॉई है। तो यहाँ पे 10 अक्टूबर 2021 में मिस्टर गोविंद एक बैंक एम्प्लॉई है, वो रिसीव कर रहा है 5 लाख टुवर्ड्स इंटरेस्ट ऑन एनहांस कॉम्पेंसेशन फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ हिज लैंड इफेक्टेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 14-15। तो यहाँ पे मेनली गोविंद एक बैंक एम्प्लॉई है, वो रिसीव कर रहा है 5 लाख आज इंटरेस्ट ऑन एनहांस कॉम्पेंसेशन। किसके लिए मिल रहा है ये जो एनहांस कॉम्पेंसेशन? मेनली वो प्रॉपर्टी को कंपल्सरी एक्वायर किया था स्टेट गवर्नमेंट, उसके लिए वो केस किया था कोर्ट में। कोर्ट उसके बाद एनहांस कॉम्पेंसेशन डिक्लेयर करता है एंड उसके ऊपर भी इंटरेस्ट डिक्लेयर करता है। ये कैपिटल गेन में है एंड मेनली उसको इंटरेस्ट मिल रहा है 5 लाख। तो आपको पता है 5 लाख मिल रहा है, जो भी मिल रहा है उसका 50% एग्जेम्प्ट हो जाएगा, 50% टैक्सेबल हो जाएगा। आउट ऑफ दिस इंटरेस्ट 1,50,000 रिलेट्स टू 15-16, 1,65,000 रिलेटेड टू फाइनेंशियल ईयर 16-17, 1,85,000 रिलेटेड टू 17-18। उसे कोई मतलब नहीं है एंड ही इनकॉर्ड 50,000 लीगल एक्सपेंसेस रिसीव ऑन द इंटरेस्ट ऑन सच एनहांस कॉम्पेंसेशन। तो लीगल एक्सपेंसेस के लिए इसका कोई भी यूज नहीं है, जो भी है उसको कुछ भी नहीं लेंगे, ओनली हमको ये जो अमाउंट चाहिए 5 लाख। ठीक है, 5 लाख अमाउंट चाहिए। हाउ मच ऑफ इंटरेस्ट ऑन एनहांस कॉम्पेंसेशन वुड बी चार्जेबल टू टैक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23। तो यहाँ पे कितना एनहांस कॉम्पेंसेशन टैक्सेबल होगा जो भी इंटरेस्ट मिला है? तो यहाँ पे जो भी 5 लाख है तो 5 लाख का 50% एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बैलेंस जो भी 50% रहेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। और क्या, तो 2.5 लाख यहाँ पे एग्जेम्प्ट हो जाएगा एंड जो भी 2.5 लाख है वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, जो भी 2.5 लाख है वो टैक्सेबल हो जाएगा। समझ आ गया? तो चलो उसके बाद आगे चलते हैं। आगे है कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दिया है, The following details have been furnished by Mrs. Hemali pertaining to the year ended 31st March 2022। तो यहाँ पे जो भी ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 के लिए फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दिया है किसका? मिसेस हेमाली का। तो चलो पहले क्या दिया है? कैश गिफ्ट 51,000 रिसीव फ्रॉम हर फ्रेंड ऑन द ओकेजन ऑफ हर षष्टिया पिठा पूर्ति, एक वेडिंग फंक्शन सेलिब्रेटेड ऑन हर हस्बैंड्स कंप्लीटिंग 60 years of age। दिस वाज आल्सो हर 25th वेडिंग एनिवर्सरी। तो यहाँ पे जो भी कैश गिफ्ट मिल रहा है 51,000 फ्रेंड्स से, तो वो ऑन द ओकेजन ऑफ षष्टिया पाठा पूर्ति। ये एक ओकेजन होता है जब 60 इयर्स हो जाता है, तो ओकेजन होता है, वो पहले होता था बट अभी नहीं हो रहा है। मीन्स यहाँ पे एनिवर्सरी जैसा है, तो वो मैरिज नहीं है एंड रिलेटिव भी नहीं है, तो वो 50,000 से ज्यादा है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, मेनली आपका अगर वो मैरिज में या रिलेटिव से मिलेगा तो एग्जेम्पशन मिल जाएगा एंड उसका जो भी वेडिंग एनिवर्सरी वो भी नहीं आता है मैरिज में, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा क्योंकि 50,000 से ज्यादा है। उसके बाद है ऑन द अबव ओकेजन एक डायमंड नेकलेस वर्थ 2 लाख वाज प्रेजेंटेड बाय हर सिस्टर लिविंग इन दुबई। तो यहाँ पे एक डायमंड नेकलेस जो कि प्रॉपर्टी में आ जाता है एंड 50,000 से ज्यादा है, बट यहाँ पे सिस्टर रिलेटिव में आ जाता है। ठीक है, सिस्टर चाहे इंडिया में हो या बाहर हो बट रिलेटिव है, तो इसलिए ये टैक्सेबल नहीं होगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद है व्हेन शी सेलिब्रेटेड हर डॉटर्स वेडिंग। डॉटर्स वेडिंग है, उनका वेडिंग नहीं है, डॉटर्स का वेडिंग है, जो कि है 21 February 2022। हर फ्रेंड असाइंड इन मिसेस हेमालीज फेवर एक फिक्स्ड डिपॉजिट हेल्ड बाय द सेड फ्रेंड इन ए शेड्यूल्ड बैंक एंड द वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड डिपॉजिट एंड द अक्रूड इंटरेस्ट ऑन द सेड डेट वाज 52,000। तो यहाँ पे मेनली क्या होता है कि उनका जो भी डॉटर्स का वेडिंग था 21 February 2022 में, उनकी एक फ्रेंड है, वो एक फिक्स्ड डिपॉजिट उनको असाइन किया था, तो फिक्स्ड डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट उनको मिल रहा है 52,000।
तो यहाँ पे दो दो आप अजम्पशन ले सकते हैं। पहला अजम्पशन है ये जो फिक्स डिपॉजिट आपका किसमें मॉर्निंग में नहीं आता है, ठीक है, मॉर्निंग में नहीं आता है। अगर मॉर्निंग में आएगा तो वहां पे उसको हम प्रॉपर्टी मानेंगे, अगर मॉर्निंग में नहीं आएगा तो उसको प्रॉपर्टी नहीं मानेंगे। तो प्रॉपर्टी मानेंगे तो गिफ्ट सेक्शन लग जाएगा, अगर प्रॉपर्टी नहीं मानेंगे तो गिफ्ट सेक्शन नहीं लगेगा। तो डिपेंड करता है आप अजम्पशन क्या लोगे। तो अजम्पशन इसको आप प्रॉपर्टी में ले सकते हैं या नहीं ले सकते। अगर प्रॉपर्टी में लेंगे तो वहां पे 52,000 टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि 50,000 से ज्यादा है एंड यहाँ पे वो फ्रेंड से नहीं रिसीव कर रहे हैं, मीन्स रिलेटिव से नहीं रिसीव कर रहे हैं। अगर यहाँ पे आप उसको प्रॉपर्टी में नहीं लेंगे तो वहां पे उसको टैक्सेबल नहीं करेंगे तो नील हो जाएगा। तो यहाँ पे दो दो अजम्पशन है। तो उसी हिसाब से अगर आप पहला अजम्पशन लेंगे मीन्स यहाँ पे प्रॉपर्टी में नहीं लेंगे तो वहां पे आपका टोटल इनकम हो जाएगा यहाँ पे 51,000। अगर उसको प्रॉपर्टी में लेंगे तो वहां पे टोटल इनकम हो जाएगा 1,03,000 है। तो इंस्टीट्यूट यहाँ पे दोनों अजम्पशन लेके बताया है, तो आप कोई भी अजम्पशन ले सकते हैं। तो कंप्यूट द इनकम इफ एनी असेसेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो अदर सोर्स में यहाँ पे पहला अजम्पशन में 51,000, सेकंड अजम्पशन में 1,03,000। समझ आ गया? तो चलो आगे चलते हैं। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, तो चलो पढ़ लेते हैं। एग्जामिन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो यहाँ पे फॉलोइंग ट्रांजैक्शन को आपको इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से आपको बताना है। तो यहाँ पे मिस्टर बी ट्रांसफर 500 शेयर्स ऑफ आर प्राइवेट लिमिटेड टू मेसर्स बी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ऑन 10 October 2021 for 3 lakh when the market price is 5 lakh and the indexed cost of acquisition of shares for Mr. B was computed at 4,45,000 and the transfer was not subjected to STT security transaction tax. तो यहाँ पे determine the income chargeable to tax in the hands of Mr. B and Messrs. B company private limited because the above said transaction। तो यहाँ पे जो भी सप्लायर है उसके हाथ में क्या होगा एंड रेसिपिएंट के हाथ में क्या होगा। तो यहाँ पे पहले वो जो सप्लायर वो सप्लाई किया है, ठीक है, यहाँ पे ट्रांसफर किया है 500 शेयर है पर 3 लाख में, ठीक है, 3 लाख में उसको परचेस मीन्स ट्रांसफर कर रहा है। उसका मार्केट प्राइस है एफएमबी है 5 लाख, ठीक है, एंड उसका इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 4,25,000 है। तो पहले हम बी के हाथ में देखें क्या होगा, ठीक है, मिस्टर बी जो कि सप्लाई कर रहा है, तो सप्लायर के हाथ में यहाँ पे क्या लेंगे। तो उसका अगर देखेंगे सेल वैल्यू कितना है, सेल वैल्यू है 3 लाख है, ठीक है, बट उसका एफएमबी है 5 लाख है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे हम फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन कितना लेंगे, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन यहाँ पे 5 लाख को लेंगे, क्योंकि अगर हम अनलिस्टेड शेयर को हम ट्रांसफर करेंगे तो वहां पे अगर एसटीटी नहीं पेड किए होंगे एंड कोई भी अगर शेयर ट्रांसफर करेंगे तो वहां पे उसका फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन क्या लेंगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन लेंगे, आज एफएमबी को फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन लेंगे एंड उसका इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑलरेडी बता दिया है। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 4,45,000 है, ठीक है, 4,45,000 क्वेश्चन में, हाँ 4,45,000। तो जो भी बैलेंस रहेगा यहाँ पे 55,000 है, तो उसको हम बोलेंगे क्या, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है एंड उसको वो परचेज किया था बहुत दिन पहले है, ठीक है, बहुत दिन पहले परचेज किया था, जो कि एक लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। इंडेक्सेशन दे दिया मींस लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। उसके बाद यहाँ पे रिसीवर, रिसीवर कौन है, रिसीवर जो कि रेसिपिएंट है यहाँ पे मेसर्स बी को प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, रेसिपिएंट के हाथ में क्या होगा, तो यहाँ पे रेसिपिएंट है बी कंपनी नहीं है, ऐसे नहीं है, बी कंपनी ब्रैकेट में प्राइवेट रहेगा एंड यहाँ पे एलटीडी रहेगा, ठीक है। इसके हाथ में क्या होगा, तो इसके हाथ में देखेंगे फुल वैल्यू ऑफ मींस उसका जो भी डिफरेंस है 5 लाख एंड 2 लाख और 3 लाख है, हाँ 3 लाख है। तो ये दोनों के डिफरेंस जो भी 2 लाख है वो 50,000 से ज्यादा है, ठीक है, ये 50,000 से ज्यादा है, तो इसलिए ये जो 2 लाख है ये टैक्सेबल हो जाएगा बी को प्राइवेट लिमिटेड के हाथ में, वो टैक्सेबल हो जाएगा 2 लाख। एंड कौन सा सेक्शन है यहाँ पे 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 में ये टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका पहला पार्ट है। उसका सेकंड पार्ट को चलते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, मिस्टर सेजियान इज एम्प्लॉयड इन ए कंपनी विथ टैक्सेबल सैलरी इनकम ऑफ 5 लाख। तो यहाँ पे मिस्टर सेजियान वो एम्प्लॉयड किए हैं कंपनी है एंड उनका टैक्सेबल सैलरी है 5 लाख है, मींस इनकम फ्रॉम सैलरी है 5 लाख। ही रिसीव कैश गिफ्ट 1 लाख फ्रॉम आत्मा चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर अंडर सेक्शन 12AB इन December 2021 फॉर मीटिंग हिज मेडिकल एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे मिस्टर सेजियन वो एक कंपनी में काम कर रहे हैं एंड उनका टैक्सेबल सैलरी है 5 लाख इन ए ईयर एंड वो रिसीव कर रहे हैं एक कैश गिफ्ट 1 लाख, किससे, एक आत्मा चैरिटेबल ट्रस्ट से,
और जो कि रजिस्टर है अंडर सेक्शन नंबर 12AB। किसके लिए? वो रिसीव कर रहे हैं फॉर मीटिंग हिज मेडिकल एक्सपेंसेस। कब? दिसंबर 2021 में। इज द कैश गिफ्ट सो रिसीव्ड फ्रॉम ट्रस्ट चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर सेजियान। तो यहाँ पे जो भी 1 लाख का ओनली यहाँ पे बताया है कि ये 1 लाख, ये जो 1 लाख रिसीव किए हैं वो टैक्सेबल होगा क्या उनके हाथ में? तो हम देखे थे रिलेटिव से मिलेगा या मैरिज ओकेजन में मिलेगा तो वहां पे वो टैक्सेबल नहीं होगा। और वहां पे था अभी कोई भी ट्रस्ट, इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी, इनहेरिटेंस, डेथ, वहां से अगर मिलेगा तो वहां पे भी एग्जिबिशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे ट्रस्ट जो कि रजिस्टर है, चैरिटेबल ट्रस्ट वहां पे आ जाता है, रिलीजियस ट्रस्ट आ जाता है। वो रजिस्टर अगर होगा 12AB या 12AA तो वहां पे एग्जिबिशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे वो एक ट्रस्ट से रिसीव कर रहे हैं तो इसलिए वो एग्जिबिशन मिल जाएगा। मीन्स यहाँ पे गिफ्ट नहीं लगेगा, 1 लाख का गिफ्ट नहीं मानेंगे तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, समझ आ गया? तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो और है क्या क्वेश्चन? नहीं है। तो यहाँ पे आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पूरा चैप्टर का क्वेश्चन खत्म हो गया है। छोटा चैप्टर था, जो भी टाइम लगा लगने दो, तो वो खत्म हो गया है। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में आपका शुरू करेंगे। आपका क्लबिंग चैप्टर है। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बहुत सारा वीडियो आएगा आपका आगे, आपके लिए बेनिफिट रहेगा। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एंड लाइक करिए। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।